Subscribe my channel Drive MK or go to watch all video click the bell button all. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मुझे गिराने का, बट मैं वो चिराग था जो आंधियों में जलते रहे। तो जी हाँ, आज मैं मृत्युंजय कुमार, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है DRMK सर गो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे अजीज साथियों एवं शिक्षा प्रेमियों, टुडे आई डिस्कस बेसिक इंग्लिश। आज मैं टॉपिक पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ दोस्त। आज मैं आप लोग के अंदर से जो इंग्लिश के प्रति जो फियरनेस है, जो डर है, जो आप लोग के अंदर जो डर पैदा हुआ है, जो डर बैठा हुआ है, उस डर को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। और मुझे विश्वास है कि आप लोग का सहयोग और साथ मुझे भरपूर मिलेगा। यदि मेरी बातों को आप भली भांति समझ जाएंगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मुझे अपना राय ज़रूर देंगे कि मैं आपको भली भांति समझा पाया कि नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बोर्ड पर कुछ लिखने से पहले आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो मेरे वीडियो देखते हों, जो जिनको शिक्षा से लगाव है, वो एक पेन और एक कॉपी को रखेंगे साथ में, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे नोट करते जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग इंग्लिश के प्रति यदि कोशिश करें तो हम लोग ज़रूर उसको सीख पाएंगे, भली भांति समझ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है प्यारे छात्रों कि हमें एक डर भरा होता है, एक डर सी होती है। और जैसे मैंने अभी कैसे बताया, हवाओं ने बहुत कोशिश की मुझे गिराने का। कहने का मतलब कि ये मेरा एक संदेश था कि टुडे in the people of society damage the talent। आज हमारे समाज में अगर आपके पास वो टैलेंट है तो भी समाज के लोगों द्वारा उसे डैमेज किया जाता है, उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। आपको मैं एक छोटी सी कहानी बता दूं। आज आप लोग जगमगाते रोशनी में जो हम लोग सभी रहते हैं, वो आप लोग जानते होंगे क्यों किनकी द्वारा ये महत्वपूर्ण आविष्कार किया गया। ये है बाबू थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। एक बार की बात है, वो सब उटपटांग क्वेश्चन करते रहते थे। एक बहुत बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा दिमाग सड़ा हुआ है, तुम्हारा दिमाग गला हुआ है। दोस्तों, यदि वो उस बात को अमल कर लेते तो आज शायद उनका ये जगमगाता हुआ जो रोशनी में हम लोग रहते हैं, वो उनके द्वारा कृति नहीं की जाती, आविष्कार नहीं किया जाता। तो आज मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सफलता पाना उतना ही कठिन होती है, मुश्किल होती है, जितना सूखे पत्तों पर बिना आवाज किए हुए चलना। जिस प्रकार से सूखे पत्ते पर चलने से आवाज होती है, अगर इतना धीरे धीरे चले कि आवाज नहीं हो, उतना अगर मेहनत करें, कोशिश करें, तो हम लोग सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज और कहा गया है, एक फिलोसोफर ने, एक दार्शनिक ने कहा कि
अपनी ताकत को पहचान कर कोशिश करो, असफलताएं कोसों दूर रहेगी। तो ये सब बातें होते रहेगी। मैं अभी चलता हूँ इंग्लिश टॉपिक को लेकर के। इंग्लिश के प्रति जो आप लोग के मन में, विद्यार्थियों के मन में, शिक्षा प्रेमियों के मन में जो डर पैदा होता है दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं उसको दूर करने जा रहा हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले चलते हैं, हम टॉपिक लिखते हैं इंग्लिश। सबसे बड़ी कहाँ बात आ जाती है, जैसे ही हम जो टॉपिक पढ़ते हैं तो कोई प्रश्न कर देते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश? तो जॉफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के पितामह जॉफरी चौसर को कहा जाता है। तो हम लोग चलते हैं, कोई प्रश्न कर देते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश? तो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज। हम चलेंगे उस पर, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ बताते हैं दोस्तों कि इंग्लिश को दो भागों में बांटा गया। समझने के लिए चलता है, ऐसा नहीं कि इसका काइंड्स है, इसकी प्रकार है, ऐसी कोई बात नहीं कि इंग्लिश की काइंड्स है। इसके दो भागों में, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है लैंग्वेज। तो सब्जेक्ट, जैसे हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, संस्कृत, तो उसमें एक आपका सब्जेक्ट इंग्लिश भी आता है। जिस प्रकार से हम लोग BA, MA, PhD, ये सब सारे जो डिग्रियां प्राप्त करते हैं वो एक सब्जेक्ट को रीड करके करते हैं, एक सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं। तो इसको आपको अहम भूमिका नहीं है इंग्लिश को सीखने, इंग्लिश को जानने में इसकी अहम भूमिका नहीं है। आपको सबसे बड़ी अहम भूमिका जो हो जाता है वो हो जाता है लैंग्वेज का, भाषा का हो जाता है। तो किस प्रकार के सपोर्ट डेट मान लिया जाए कि कहा गया है, थोड़ा सा टॉपिक एक लिख देते हैं तब चलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज। अंग्रेजी बहुत सारे भाषाओं का क्या होता है, मिश्रण होता है, सम्मिश्रण होता है, मिला करके, जैसे ग्रीक हो गया, इटालियन हो गया, हिंदी हो गया, उसमें जैसे गुरु शब्द का आता है, लैटिन हो गया, फ्रेंच हो गया, बहुत सारे। फिर आपका एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक आपका अमेरिकन इंग्लिश है, जो फैजे में, जैसे हम लोग इंडिया के हैं तो इंडिया में आपका ब्रिटिश इंग्लिश को रीड किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात आ जाती है यहाँ प्यारे छात्रों, लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में हम लोग जाने, लैंग्वेज के बारे में हम लोग समझे। सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाती है कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति इससे कुछ कहना चाहता है और एक व्यक्ति ये है जो इसकी बातों को सुनना चाहता है। ओके, सबसे पहले इस पॉइंट को पकड़ेंगे। मैंने कहा कि आज मैं कोई टॉपिक डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं। सबसे बड़ी चीज है कि आज मैं आपके अंदर इंग्लिश के प्रति जो डर है उस डर को मैंने दूर करने का कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो एक व्यक्ति है जो कुछ कहने का कोशिश कर रहा है, दूसरा है जो सुनने का कोशिश कर रहा है। क्या बताएं कि बिना लैंग्वेज के संभव है? नहीं संभव है। जब तक हम उस लैंग्वेज को नहीं, अगर मैं आपको कुछ समझाने का कोशिश करूं, आप समझने का कोशिश करें, और यदि लैंग्वेज हमारे पास या आपके पास नहीं है, तो जब तक लैंग्वेज नहीं रहेगा तब तक हम उस बात को नहीं तो सुन सकते हैं और नहीं तो सुना सकते हैं। तो बिना लैंग्वेज के ये दोनों फेलुअर हो जाए।
जैसे कभी बच्चा जन्म लेता है, बर्थ की बात करते हैं, एकदम जन्म से शुरुआत कर रहे हैं हम। जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो देखते हैं वो कुछ गूंगा होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, हाँ सिर्फ रोता है। लेकिन एक आपके पास से, सभी के पास एक वोकल कॉर्ड होता है, ठीक ना, जिसके माध्यम से वो बोलने का प्रयत्न करता है, आता है। जैसे सपोर्टेड कोई शब्द का, कोई अक्षर का, जैसे म बोलता है, बाबू बोलो, तो म बोलता है, म जोड़ करके हम लोग बना देते हैं, म जोड़ मम, मतलब समझ लेते हैं कि बबुआ कोची मांग रहा है, पानी मांग रहा है। मम पो, जिसे करते करते तब सोचते को पापा बोलने का कोशिश कर रहा है। उसी तरह से दादा चाचा, हम लोग सभी तरह की भाषा, सभी तरह के ज्ञान उसे क्या करते हैं, दे देते हैं। तो जो दूसरों के द्वारा दिया जाता है वो कॉन्सोनेंट होता है, और जो वोकल कॉर्ड से निकलती है वो वोवेल होती है। ओके, तो मैं यहाँ तक समझा दिया। उसके बाद अब इसको इरेज करता हूँ। तो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो जाती है, एक लैंग्वेज हो जाती है। तो हम लोग चलेंगे, विचार करेंगे लैंग्वेज पर। सब्जेक्ट इसके, जैसे लैंग्वेज आपको स्पोकन में पैराग्राफ राइटिंग, स्पीच, एप्लीकेशन, मतलब सो मेनी यूजेज, बहुत जगह आपका यूज है इसका सिर्फ एक डिग्रियां है। सब्जेक्ट को पढ़ करके हम डिग्रियां हासिल कर सकते हैं, एक डिग्री ले सकते हैं, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लैंग्वेज। तो लैंग्वेज से चला है साउंड, और साउंड वोवेल साउंड, ये आपका 20 होता है। कॉन्सोनेंट साउंड 24 होता है। अगर दोनों को ऐड करते हैं 20 + 24 तो इक्वल टू हो जाता है 44। एक चीज और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इंग्लिश ग्रामर में 26 लेटर अल्फाबेट होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन साउंड कितने होता है, 44 होता है, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा एक फिगर बनाएंगे दोस्त। ओके, हम लोग चलते हैं थोड़ा एक फिगर का इस्तेमाल किए, ठीक ना। इसको कहा जाता है वोकल कोड। क्या कहा जाता है, वोकल कोड। और वोकल कोड से यहाँ से वोकल कोड, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, हर एक के पास ये वोकल कोड होते हैं। और टीथ, लिप्स, दंत, बहुत सारे जो पार्ट से हम लोग जो उच्चारण करते हैं, जो हम लोग को सिखाया जाता है, वो कॉन्सोनेंट होती है। और जो वोकल कोड से निकलता है वो आपका वोवेल होता है। तो वोकल कोड से निकलने वाले क्या होते हैं, वोवेल होते हैं। और वोवेल साउंड की संख्या कितनी होती है, 20 होता है, ठीक ना। और कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी होती है, 24 होता है। दोनों को अगर ऐड करते हैं तब 44 हो जाता है। मतलब 26 लेटर्स अल्फाबेट होते हैं और आपका 44 मीन्स 44 क्या होता है, साउंड होता है। ओके, तो यहाँ चलते हैं हम लोग कि जैसे ही वोकल कोड से जो बातें निकलती है,
उसे हम लोग भवेल बोलते हैं। और भवेल साउंड की संख्या कितनी होती है? 20 होता है, 20 होता है। और कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है? 24 होता है। और दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 44 हो जाता है, मीन्स 44 को हो जाता है। कहने का मतलब, हाँ एक चीज़ और हम लोग चले, कभी कभी कंफ्यूज लोग हो जाते हैं। क्या करते हैं कि अल्फ़ाबेट अगर हम लोग लिखें, इसमें हम लगा देते हैं वो एस। क्या लगा देते हैं? तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट का हिंदी हो जाता है वर्णमाला। वर्णमालाएं, वर्णमाला एक ही है, हाँ उसमें लेटर्स 26 हैं। 26 मतलब 26 लेटर्स हैं, 26 गो वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला एक है, हाँ। अल्फ़ाबेट्स लिख देने से इसका हिंदी भाषाएं हो जाती है। अगर कहीं अल्फ़ाबेट्स आपको नजर आए तो उसका हिंदी क्या हो जाता है? भाषाएं। ओके। उसी तरह से बहुत सारे आपको इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें एस लगा देने से उसकी अर्थ क्या हो जाती है? बदल जाती है। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग जानते होंगे वुड, वुड माने हो जाता है लकड़ी, लेकिन इसी में हम लगा देते हैं वुड्स, तो वुड्स माने हो जाता है जंगल। उसी तरह से बहुत सारे वैसे आपको शब्द मिलेंगे, शब्द में चलेंगे हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके। लेकिन तब तक हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि जो वोकल कोड से वो निकलती है, इस तरह से हम लोग भवेल और कॉन्सोनेंट पर बात चलते हैं। फिर इसका प्रयोग हम लोग का एक मोटो और है कि भवेल के पहले ऐने काहे प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग काहे न करते हैं। जिससे हम लोग देखते हैं दिस इज एन ऑरेंज, और हम लिखते हैं दिस इज ए ऑरेंज। कोई बच्चा कहता है कि हम बोल देते हैं कि दिस इज एन ऑरेंज सही है, दिस इज ए ऑरेंज क्या है? गलत है। समझदार बच्चा होता है, मान जाता है। कभी कभी कोई तनी दूसरे माइंड का आ जाता है, कहता है कि ए काहे न लगाएंगे, दिस इज ए ऑरेंज सही काहे नहीं है, हमको थोड़ा सा लॉजिक दीजिए। तो जब तक बाबू वहाँ पर लॉजिक नहीं देंगे तब तक फेलुअर है। हाँ, फिर क्या करेंगे? अगर लॉजिक नहीं देंगे तो कहेंगे बैठ तो इतना मार मारेंगे ना, मार के डर से क्या हो जाता है? बैठ जाता है। लेकिन समझा तो नहीं ना। और जो और होते हैं सिंपल सा, हाँ चलो एन लगता है तो लगता है। तो आज मैं आप लोग को ये भी बताने जाऊंगा, लॉजिक दूंगा कि भवेल के पहले एन ही लगता है, ए का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक ना? अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग लेटर। भवेल लेटर, इसकी संख्या कितनी होती है? 5। कॉन्सोनेंट लेटर, इनकी संख्या कितनी होती है? 26 में से 5 क्या करेंगे? घटा देंगे, तो क्या आ गया? 21। अब थोड़ा सा इसे डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन देंगे, परिभाषित करेंगे अकॉर्डिंग टू वोकल कोड और विथ द हेल्प ऑफ टीथ, माउथ, लिप्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स। ठीक ना? एक होता है ए कॉन्सोनेंट इज ए प्रोनाउंस विथ द हेल्प ऑफ वोवेल। वैसे नहीं, हम लोग एट वोकल कोड, अकॉर्डिंग टू वोकल कोड के अनुसार हम लोग इसको थोड़ा सा परिभाषित करते हैं। ठीक ना? तो लिखेंगे लेटर that pronounce with the help of vocal cord।
इज कॉल्ड वॉवेल। वोकल कोड यहाँ 2 बार प्रयोग हो गया था ऑफ, ठीक है, ध्यान दिलाने के लिए गणेश। तो विथ द हेल्प ऑफ 2 बार हमसे लिखा जाता है, ये लेटरो बेवफा है, कभी आता है तो नहीं और कभी आता है तो दो आ जाता है, ठीक ना। तो हेल्प ऑफ वोकल कोड इज कॉल्ड वॉवेल। वोकल कोड की सहायता से अगर हम उसका उच्चारण करते हैं, मतलब वोकल कोड से अगर उच्चारण होकर के वो आता है तो उसको हम कहते हैं वॉवेल। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो सुनो म तो म, और सहायता हम लोग बोलवाना चाहते हैं लेकिन पहले को इधर से उधर घोलटाता है तो वोकल कोड्स की सहायता से होती है। लेकिन जब हम उसको पापा, मामा, चचा ये सब अगर बुलवाना चाहते हैं तो आपका विथ द हेल्प ऑफ टीथ, लिप्स एंड अदर ऑर्गन्स। तो अदर ऑर्गन्स की अगर सहायता से अगर उसकी उच्चारण होती है, प्रोनाउंस होता है, उसको कॉन्सोनेंट लेटर कहा जाता है। ओके, लेटर दैट pronoun with the help of lips, tongue and teeth etc. तो इसे कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। ओके, तो यहाँ वोकल कोड की सहायता से तो इसमें हो जाएगा बाबू एन प्लस वॉवेल। क्या हो जाएगा? एन प्लस वॉवेल। और अगर टीथ, लिप्स और टंग की अगर सहायता से उसको अगर बोली जाती है, प्रोनाउंस किया जाता है, तो उसे कहा जाता है ए प्लस कॉन्सोनेंट। क्या कहा जाता है? ए प्लस कॉन्सोनेंट। यहीं पर अब बात आ गई कि वॉवेल के पहले एन और कॉन्सोनेंट के पहले ए का हम लोग प्रयोग आखिर यही क्यों करते हैं? हम लोग दूसरा क्यों नहीं करते हैं? हम वॉवेल के पहले ए का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? तो इसका एक लॉजिक देता हूं। जस्ट एग्जाम्पल, दिस इज एन ऑरेंज और दिस इज ए ऑरेंज। बच्चा से पूछने पर या सर जी से पूछने पर कौन सा वाक्य सही है? कौन सा सही है? ए सही है और ए क्या है? गलत है। हम भी कह देते हैं कि चलो वॉवेल के पहले एन लगता है, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है, वॉवेल के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई उसी में बोला कि हमें लॉजिक दें कि आखिर ए क्यों लगेगा। उसके पहले मैं आपको एक की छोटी सी कहानी बता देता हूँ। जैसे कभी आप लोग सुने होंगे कि सैनिक जब एक बार एक साथ 150,000 की संख्या में यदि पुल क्रॉस करते हैं तो उन लोगों को एक साथ पैर उठाने और एक साथ पैर रखने के लिए नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक साथ पैर उठाते हैं, एक साथ पैर रखते हैं तो एक साउंड उत्पन्न होता है, रेजोनेंस पैदा होता है। ये आपका एक साइंस का लॉजिक है। हो सकती है कि वो पुल ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ध्वस्त हो जाए, जिसके लिए कभी भी एक साथ उठाना और एक साथ गिराने के लिए क्या होता है? मना होता है। यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक क्या है? वोकल साउंड। ओ क्या है? वोकल साउंड। तो वोकल साउंड प्लस वोकल साउंड, इसका यूज कभी नहीं करें। एक साथ दोनों का उठना या एक साथ यूज होना, ये इस नियम को क्या करेगा? उस पर जिस प्रकार से पुल को ब्रेक कर सकता है उसी तरह से इन नियम को क्या करता है? ब्रेक करता है। यहाँ पर देखें ई क्यों सही है, एने का हम प्रयोग क्यों करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे वीएस मतलब वोकल साउंड, एन
मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, फिर वोकल साउंड, मतलब दो वोकल साउंड के बीच में क्या आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड आ गया। इसीलिए कभी भी वोवेल के पहले एन का ही प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। और थोड़ा सा उच्चारण करके, जिसे अब ऐसा नहीं कहें कि ए ई आई ओ के पहले एन लगेगा, जिसकी उच्चारण वोकल कोड से हो उसमें एन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक ना। लेटर पर नहीं जाएंगे, वोकल साउंड पर जाएंगे। जैसे उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं, जैसे एक लेटर लें, एच, एच से क्या बनता है, और ओके, एच से बनता है हाउस, ओनर, ओनर, उसकी उच्चारण कहां से हो रही है, वोकल कोड से हो रही है। इट्स यूज एन, हाउस, हॉर्स, इसकी उच्चारण तीत, टंग, लिप्स की सहायता से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस कॉन्सोनेंट एन प्लस। उसी तरह से और ले लें, यू को ले लें, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, यूनिक, बहुत सारे मतलब वर्ड बनते हैं। तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यहाँ पर हो जाएगा एन। यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा, ए। तो वो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे वोवेल और कॉन्सोनेंट को समझा जा सकता है। तो अगर ये अच्छे लगते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। जैसे दिस इज एन एच, दिस इज ए एच, ओके। आपका पूछने पर पता चलेगा ये क्या है, सही है, और ये क्या है, गलत है। यहाँ पर देख लें, आपका वी एस वोकल साउंड, वी एस वोकल साउंड, ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हो सकती है कि वो नियम को क्या कर दे, तोड़ दे, कुछों को तोड़ सकता है। तो यहाँ हम लोग नियम को चलते हैं तो नियम को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो सेम फ्रीक्वेंसी का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए कभी भी वोवेल साउंड के पहले ए का प्रयोग नहीं करें, ओके। अब चलते हैं कि हम लोग को इंग्लिश को कैसे सिस्टमेटिकली पढ़ना है, ठीक ना। जैसे पहला पॉइंट आ जाती है साउंड, जो बाय बर्थ होता है, जिससे हम लोग बोलना चाहते हैं, साउंड, लेटर, इसके बाद आ जाता है वर्ड, इसके बाद आ जाती है क्लाउड, इसके बाद आ जाता है सेंटेंस, ओके। बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये सब बेसिक ज्ञान है, ये सब समझने की चीज है। साउंड, लेटर, सबसे पहला स्टार्टिंग आपकी साउंड हो जाती है। इसके बाद आपका लेटर होता है, वर्ड, लेटर, अक्षर। इसके बाद हो जाता है वर्ड, जिससे कोई एक मीनिंग बनाया जाता है। जैसे हम कोई वर्ड बोले, कैट, डॉग। इसके बाद क्लाउज, क्लाउज मतलब वाक्यांश। आप लोग कमेंट करें अगर क्लाउज के बारे में जानते हैं। ऐसे वीडियो मैं देता रहूँगा लगातार, ठीक ना। आप लोग का अगर प्यार दुलार मिलता रहा तो यहाँ क्लाउज। इसके बाद हो जाती है सेंटेंस, उसके बाद बहुत सारे पैराग्राफ, पैसेज, लेटर राइटिंग, बहुत सारे हम लोग
क्या करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे यहाँ बड़ी बात अब आ जाती है वर्ड। तो वर्ड से ही, वर्ड को शब्द कहा जाता है और शब्द से ही रिलेटेड आपको सारा ग्रामर होता है। इससे ही आपको चलता है बाबू पास्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद। जितने जो हम लोग वर्ड का निर्माण करते हैं, जितना वर्ड क्रिएट करते हैं, वो सब आपको पास्ट ऑफ स्पीच होता है। चाहे वो नाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वो कंजक्शन हो, चाहे वो इंटरजेक्शन हो। जितने जो वर्ड लिखेंगे, सपोज दैट एक मैंने वर्ड ले लिया ऑरेंज, जितने जो वर्ड क्रिएट करते हैं, ऑरेंज एक वर्ड है। ऑरेंज क्या है, नाउन है। कोई भी अगर नाम को बोध कराते हैं, जैसे हम लोग गुड लिख लेते हैं, तो गुड तो कोई नाम नहीं है, ब्यूटीफुल तो कोई नाम नहीं है। जैसे ही हम कोई ना कोई चीज का नाम लेते हैं तो उसका एक इमेज बनता है। जैसे मैं एप्पल का नाम लिया, एप्पल का इमेज बना। उसी तरह से मैंने एरोप्लेन का नाम लिया, एरोप्लेन का एक इमेज बन जाता है। उसी तरह से हम लोग बेंच का नाम लेते हैं, बेंच का एक क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। ठीक ना। तो जितने जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है बाबू, पास्ट ऑफ स्पीच हो जाता है। ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं सेंटेंस। ये वर्ड हो गया, इसके बाद चलते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है दो पार्ट। एक आ जाता है सब्जेक्ट और एक आ जाता है प्रेडिकेट। एक आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कार्य को करने वाला, और प्रेडिकेट उसके विधेय होता है। विधेय से नहीं, इसको समझने की जरूरी होता है। तो प्रेडिकेट के अंतर्गत कितने हो सकते हैं, तो इसमें आपका वर्ब हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद कंप्लीमेंट हो जाता है। ओके। तो यहाँ ध्यान देना है थोड़ा कि सेंटेंस जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे। आज मैंने आप लोग को बताया कि आज मैं कोई टॉपिक नहीं बताने जा रहा था। आज मेरा एक स्टेप था, एक कोशिश थी कि मैं आपको इंग्लिश के प्रति जो डर है, उस डर को मैं क्या कर सकूं, दूर कर सकूं। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो जाती है, एक प्रेडिकेट हो जाता है। तो सब्जेक्ट तो आपका कर्ता हो जाता है। प्रेडिकेट के अंतर्गत आपका वर्ब का होना, ऑब्जेक्ट का होना और एक कंप्लीमेंट का होना। चाहे तो वर्ब होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा और एक कंप्लीमेंट हो सकता है। तो फिर हम लोग इसी तरह से आते रहेंगे और आपका साथ दुलार। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, टेंस की स्ट्रक्चर ने मुझे स्टैंडर्ड हट को ब्रेक कर दिया और फ्रेज के लव में फंसकर मैं बिहार पुलिस के हाई जंप में फ्लॉप कर गया। ठीक दोस्तों, तो थैंक यू।